आज हम एक बहुत ही जाने माने निवेशक ली लू के विचारों को समझने वाले हैं। उन्होंने लंबी अवधि में लगातार सफलता पाने के कुछ कमाल के सिद्धांत दिए हैं। तो चलिए इन्हें जरा करीब से समझते हैं। 5%। लीलू के मुताबिक सिर्फ इतने ही निवेशक हैं जो लंबी अवधि में मतलब कंसिस्टेंटली सफल हो पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्या अलग करते हैं। इसकी सीधी सी वजह है उनकी सोच और काम करने का तरीका, जो बाकी 95% लोगों से बिल्कुल अलग है। इस पूरी चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी ये मेथड इन्वेस्टिंग को आप कह सकते हैं एक तरह के जुए से एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी में बदल देती है। तो आगे हम इन कुछ हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम उस माइनॉरिटी माइंडसेट यानी अल्पसंख्यक मानसिकता को समझेंगे। फिर देखेंगे कि एक एनालिस्ट का असल काम क्या होता है। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है टिम्बरलैंड की, साल 1998 की, उसे देखेंगे। फिर बात होगी छिपी हुई संपत्ति को पहचानने की, और आखिर में दौलत बनाने का रास्ता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सारी कहानी शुरू होती है एक खास किस्म की सोच से। लीलू तो मजाक में इसे जेनेटिक म्यूटेशन तक कहते हैं, मतलब एक ऐसी काबिलियत जिससे इंसान भीड़ के साथ बहने के बजाय अकेले खड़े होकर अपने एनालिसिस पर भरोसा कर सके। अब ये जो इंडिपेंडेंट सोच है ये हवा ही नहीं है। इसकी नींव रखी है महान निवेशक और वॉरेन बफे के गुरु बेंजामिन ग्राहम के दिए हुए 3 बहुत ही मजबूत सिद्धांतों पर। पहला सिद्धांत ये है कि एक मालिक की तरह सोचें। मतलब ये कि आप किसी कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं जो ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का मार्जिन लेकर चलें। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी चीज की असली कीमत 100 रुपए है तो उसे 50 या 60 रुपए में खरीदने की कोशिश करें। ये एक तरह से आपका डिफेंस है। और तीसरा, बाजार के इमोशनल उतार चढ़ाव को एक नौकर की तरह देखें। उसके मूड के हिसाब से अपने फैसले ना लें, बल्कि उसके मूड का फायदा उठाकर अच्छे अवसर ढूंढें। असल में यही 3 बातें हैं जो एक सच्चे निवेशक को सट्टेबाज से अलग करती हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई मानसिकता की बात, पर सवाल ये है कि एक कामयाब निवेशक असल में दिन भर करता क्या है? क्या वो बस बैठकर स्क्रीन पर शेयर की कीमतें देखता रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका असली काम ट्रेडिंग नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह गहरी जांच पड़ताल करना है। चलिए इन दोनों तरीकों में फर्क देखते हैं। जो 95% लोग हैं उनका फोकस होता है शॉर्ट टर्म में। कीमतें कहाँ जा रही हैं वो ट्रेंड के पीछे भागते हैं और खबरों पर इमोशनल होकर रिएक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 5% वाली प्रक्रिया है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस वैल्यू पर फोकस करती है, अपनी खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च पर जोर देती है और सबसे जरूरी सबूतों के आधार पर तर्क के साथ काम करती है। एक निवेशक को एक खोजी पत्रकार की तरह होना चाहिए। मतलब उसके अंदर एक न खत्म होने वाली जिज्ञासा होनी चाहिए कि चीजें काम कैसे करती हैं, चाहे वो बिजनेस हो, राजनीति हो, विज्ञान हो या इतिहास, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं एक कंपनी की असली वैल्यू को समझने में मदद करता है। अच्छा, अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। ये देखते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये असल में काम कैसे करती है। ये कैसे उन मौकों को ढूंढ निकालती है जिन्हें पूरा बाजार नजरअंदाज कर रहा होता है। इसके लिए चलिए 1998 की एक असल केस स्टडी देखते हैं। तो ये है टिम्बरलैंड का 1998 का डेटा। पहली नज़र में कंपनी बहुत शानदार दिख रही थी। देखिए, इसका शेयर प्राइस लगभग $28 था और मार्केट कैप और बुक वैल्यू दोनों करीब करीब $300 मिलियन थे। इसका मतलब बाजार कंपनी को उसकी संपत्ति की कीमत पर ही बेच रहा था। और तो और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल लगभग 50% था, जो कि जबरदस्त है। तो फिर सवाल ये था कि इतनी अच्छी कंपनी इतनी सस्ती क्यों थी? वजह ये थी, बाजार को इसमें कुछ खतरे नजर आ रहे थे। जैसे कि कंपनी के 40% स्टॉक परिवार के पास थे, लेकिन वोटिंग कंट्रोल 98% था। बड़ी बड़ी फर्म्स का कोई एनालिस्ट इसे कवर नहीं कर रहा था। कंपनी पर शेयर होल्डर्स ने कई मुकदमे कर रखे थे और नाइकी जैसे उसके प्रतियोगी एशियाई वित्तीय संकट की वजह से मुश्किल में थे। तो कुल मिलाकर ज्यादातर लोगों के लिए ये सारे संकेत थे कि इस स्टॉक से दूर रहा जाए। अब अगर कोई 95% वाली मानसिकता से सोचता तो वो यहीं रुक जाता, लेकिन जो 5% वाले हैं वो क्या करते हैं? वो यहीं से अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। तो जांच शुरू हुई। पहला कदम, सारे कानूनी दस्तावेजों को डाउनलोड करके पढ़ा गया, एक एक पन्ना, ये समझने के लिए कि असल शिकायतें हैं क्या। दूसरा कदम, उस परिवार के बारे में पता लगाया गया, उनके पड़ोसियों से, दोस्तों से बात की गई ताकि उनके चरित्र और ईमानदारी को समझा जा सके। और तीसरा,
बिजनेस को जमीनी स्तर पर समझा गया। दुकानों में जाकर देखा गया कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत ज्यादा मजबूत थी और एशियाई संकट का उस पर कोई खास असर नहीं था। और इस सब मेहनत का नतीजा ये हुआ कि अगले 2 सालों में स्टॉक की कीमत लगभग $28 से बढ़कर $200 तक पहुंच गई, यानी करीब करीब 7 गुना का उछाल। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जमीनी स्तर की गहरी रिसर्च उस वैल्यू को खोज सकती है जिसे सतही डेटा और बाजार की राय पूरी तरह से छुपा देती है। चलिए अब एक और केस देखते हैं। इससे ये आइडिया और साफ हो जाएगा कि कैसे उन जगहों पर वैल्यू ढूंढी जाती है जहां बाकी लोगों को सिर्फ उलझनें नजर आती हैं। तो एक और उदाहरण है एक कोरियन कंपनी का। बाजार ने इस पूरी कंपनी की कीमत लगाई थी सिर्फ $60 मिलियन। लेकिन जब उसकी बैलेंस शीट की पड़ताल की गई तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। पता चला कि कंपनी के पास सिर्फ कैश ही $70 मिलियन से ज्यादा था। इसके अलावा $100 मिलियन का स्टॉक पोर्टफोलियो था और $150 मिलियन से भी ज्यादा की रियल एस्टेट और दूसरी संपत्तियां थीं जिनकी कीमत कम आकी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार कंपनी के असल बिजनेस की कीमत 0 से भी कम लगा रहा था। सोचिए, कोई $60 मिलियन देकर पूरी कंपनी खरीद रहा था और उसे बदले में $70 मिलियन तो सिर्फ कैश ही मिल रहा था, और साथ में पूरा का पूरा मुनाफा कमाने वाला बिजनेस मुफ्त में। तो इन सब उदाहरणों से आखिरी सबक क्या मिलता है? असल में ये तरीका ऐसे सैकड़ों मौके खोजने के बारे में है ही नहीं। लीलू कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत जिंदगी में बस कुछ ही मौकों से बनती है। ये वो मौके होते हैं जब आपकी गहरी समझ और सालों की मेहनत आपको एक ऐसी चीज दिखा देती है जो और कोई नहीं देख पा रहा। ये जो गहरी समझ है, ये बाजार को रोज-रोज फॉलो करने से नहीं मिलती। ये मिलती है पूरी जिंदगी लगातार और गहरी जिज्ञासा के साथ सीखते रहने से। लक्ष्य हर दिन सही होना नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा आधार बनाना है ताकि जब वो एक दुर्लभ अवसर सामने आए तो पूरे विश्वास के साथ उस पर कदम उठाया जा सके। तो लीलू की ये पूरी मेथड हमें यही सिखाती है: जिज्ञासा, अनुशासन और स्वतंत्र सोच। आखिर में सवाल ये नहीं है कि अगला हिट स्टॉक कौन सा है, असली सवाल ये है कि वो कौन सी अनोखी समझ है जिसे हम बना रहे हैं, जिसे दुनिया अभी तक नहीं देख पाई है।